हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 29 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में चार चीज़ें हैं। जापान से स्ट्रगल, कंटिन्यूड स्ट्रगल विथ जेंडर पैरिटी। आधार वोटर आईडी लिंकेज को लेके क्या कंसर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस में एक डाटा आया है, उस पर बात करेंगे। और साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग, ये चार चीज़ें हैं जिस पे कि आज हम लोग अपना करेंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला जो है आर्टिकल उससे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जापान जो है काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी उनका जो WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनके द्वारा इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस पे इनकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। जैसे इस इंडेक्स पे अगर हम लोग देखें तो जो जापान है, इसका रैंकिंग 116 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, जबकि बाकी जो G7 ग्रुप है उसके मेंबर्स में देखा जाए तो उनकी रैंकिंग 10 से 27 के बीच में वेरी करता है, इटली को छोड़ के। अगर इटली का देखें तो वो 63 पे चल रहा है उसकी रैंकिंग, बट स्टिल जापान का काफ़ी पीछे है। तो इतना डेवलप्ड होने के बाद भी जो है कैसे जेंडर इनइक्वालिटी में पीछे चल रहा है जापान, उसी के रीजन को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और इंडिया जो एस्पायर कर रहा है 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का, तो उस डायरेक्शन में इंडिया को क्या काम करना चाहिए ताकि जेंडर इनइक्वालिटी हमारे डेवलप्ड होने तक में ख़त्म हो जाए हमारी कंट्री से। तो यही जो बात है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये आर्टिकल शुरू होता है यहाँ से कि जापान का 2021 में जो बर्थ था वो सबसे कम था, सिर्फ 8,10,000 लोग बच्चों का जन्म हुआ। वहीं अगर जेंडर इनइक्वालिटी जो उसको मापने का इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वहाँ पे रैंकिंग बहुत ही ख़राब थी। तो इससे पता ये चलता है कि आपका जेंडर इनइक्वालिटी के लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। एक तो आपको पहले से पता है कि आपका रिसोर्सेज की अगर कमी हो तो। दूसरा क्या है, जेंडर नॉर्म्स। तो जापान के पास तो रिसोर्स का क्रंच जैसा सिचुएशन है नहीं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बाकी जो दूसरा फैक्टर बचता है जेंडर नॉर्म्स का, जो उस समय में समाज में प्रिवेल कर रही हैं, उसी को एट्रीब्यूट किया जा सकता है फॉर बैड जेंडर इनइक्वालिटी इन दी कंट्री, फॉर बैड सिचुएशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग देखते हैं आगे कि जो जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें मेनली 3 पैरामीटर हम लोग लेके चलते हैं। पहला एजुकेशनल अटेनमेंट का है, दूसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल का है, और तीसरा है आपका लीडरशिप रोल में जो पॉलिटिकल और रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कितना है, ये पार्ट हम लोग चेक करते हैं। तो जो एजुकेशनल अटेनमेंट वाला है सेगमेंट, उसमें जापान ने परफेक्ट स्कोर अटेन किया है, मतलब 1, 0 से 1 तक ये वेरी करता है, तो परफेक्ट स्कोर मतलब 1 इन्होंने अटेन किया है। वहीं हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात की जाए तो वहाँ पे भी इन्होंने जो स्कोर किया है वो 0.97 है, तो ये भी नियर परफेक्ट है। लेकिन जो पुअर परफॉर्मेंस है वो है लो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल, जो कि मात्र 10% है। जबकि OECD कंट्रीज़ का अगर एवरेज देखें तो वहाँ पे ये एवरेज 30% या उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेट का पिछले 50 सालों में कोई भी फीमेल हेड वहाँ पे नहीं हुई है जापान में। कंपनी लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो कंपनी लेवल पे भी जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल है वहाँ पे भी 5%, 8% यही रेशियो चल रहा है। तो बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों ही जगहों पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है जापान में। इसके पीछे के कारण की ओर हम लोग और जाते हैं कि माइंडसेट एक कारण हो सकता है। अब माइंडसेट का पता इससे लगता है कि सेक्सिज्म के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी अक्सर वहाँ पे पैदा होती रहती हैं, इवन एट द टॉप लेवल, पार्लियामेंट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे, ये चीज़ें हमेशा आते रहती हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो टोक्यो ओलंपिक आपका कमेटी जो थी, उसके जो हेड थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जापान के।
उन्होंने एक रिमार्क्स दिया था ये चीज़ कि वुमेन को किसी भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। इस स्टेटमेंट को लेके ग्लोबली उनको क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था इस रिमार्क्स के लिए। बाद में उन्होंने माफ़ी वगैरह सब मांग ली, लेकिन ये थोड़ा सा माइंडसेट को दिखाता है कि क्या उस समाज की मानसिकता है। इसी का हम लोग और एक उदाहरण देखते हैं कि जो पॉलिटिकल स्पीचेज वहाँ पे दिए जाते हैं, वहाँ पे भी वुमेन को ऑफन इस तरीके से रेफर किया जाता है जैसे वुमेन सिर्फ एक बर्थ गिविंग मशीन हो, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं माना जाता है। अनदर एग्जाम्पल यह है कि कुछ साल पहले एक मेडिकल स्कूल का एग्जामिनेशन हो रहा था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, तो जो स्कोर था उसको जानबूझ के रिग किया गया था, उसको अल्टर किया गया था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि फीमेल कैंडिडेट्स कम आए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो मिनिमम 70% बनाया जा सके। तो ये फीमेल कैंडिडेट के खिलाफ इस तरीके का माइंडसेट इस वजह से था क्योंकि समाज में ये प्रिवेल कर रहा है कि वुमेन जो है शादी या फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बाद में ये प्रोफेशन छोड़ देगी, तो इस वजह से इसको उतना ज़्यादा ट्रेन करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस माइंडसेट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल हैं वो आगे तक नहीं आ पाती हैं, लीडरशिप रोल में नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट आते हैं जेंडर नॉर्म्स को देखते हैं। तो जेंडर नॉर्म्स में वाइफ को वहाँ पे कनाई बोला जाता है। कनाई का अगर जापानीज में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है द पर्सन इनसाइड हाउस, जो घर के अंदर रहे। तो ये सामाजिक मानसिकता को दिखाता है कि वो घर के अंदर रखने वाली वो बात चली आ रही है। और साथ में जो ऑफिस वर्कर होगा उसको सैलरी मैन बोलते हैं। तो इसमें भी थोड़ा जेंडर बायसनेस दिखता है कि जो काम करने जाएगा वो मेल होगा, जो घर में रहेगी वो महिला होगी। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद भी जो बहुत सारे वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती हैं, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उनका है, लेकिन जो ज़्यादातर जॉब वो करती हैं वो पार्ट टाइम या लो पेइंग नेचर का है, बहुत ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिल पाता है। उसके अलावा बहुत सारी जो मदर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद जो जॉब मार्केट में पुनः वापस आती हैं, तो उनके लिए एक टर्म दिया है मॉमी ट्रैक कैरियर पाथ। यह मॉमी ट्रैक कैरियर पाथ इस तरीके का है जिसमें कि जो फ्यूचर में उनके ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है वो या तो बहुत कम होता है या नहीं होता है। मोस्टली असिस्टेंट या सेक्रेटरी यही रोल में उनको रखा जाता है। वहीं अर्निंग की अगर बात करते हैं तो वुमेन जो है मेन के कंपेयर में 57% उनको पैसा मिलता है। तो जो वेज इक्वालिटी है वहाँ पे भी डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। इस चीज़ का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं, पहला तो यह है कि मैरिज रेट और फर्टिलिटी रेट, इसमें बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया है इसकी वजह से। क्योंकि जो वुमेन हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो शादी ही नहीं कर रही हैं, वो पूरा इससे दूर रहना चाहती हैं क्योंकि वो अपना कैरियर पे फोकस करना चाहती हैं। अब शादी अगर लेट हो रहा है तो उसके हिसाब से फर्टिलिटी भी नीचे चला जाता है। अभी जो फर्टिलिटी रेट है जापान का 1.3 है। हम लोगों ने पास्ट में भी देखा था कि जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है फर्टिलिटी में वो 2.1 होता है। तो रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी नीचे फर्टिलिटी रेट वहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कमी आती है क्योंकि जो शादीशुदा फैमिली सेटल वाले लोग हैं उनका देखा गया है कि उनका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। वहीं सिंगल आदमी का कंजम्पशन में उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल में दिया था कि जो सिंगल आदमी हो ज़्यादा प्रीफर ये करेगा कि रेंटल हाउस ले ले, उसी में जीवन काट दे, कोई ज़्यादा उसको टेंशन नहीं। लेकिन वहीं अगर फैमिली होगी तो वो चाहेगी पूरा एक घर परचेज करना, अपने हिसाब से रखना। नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो अगला इम्पैक्ट ये है कि जो वर्क फोर्स है उसमें धीरे 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 डिक्लाइन होता चला जाएगा क्योंकि आपका जो वर्क फोर्स है वही नहीं पैदा हो रहा है, फर्टिलिटी रेट काफ़ी नीचे चला गया है। तो उसके हिसाब से जो फ्यूचर में वर्क फोर्स हम लोग को मिलने वाला है उसमें तो कमी आएगी। नेक्स्ट इसका बर्डन देखें तो जो पेंशन बर्डन है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोगों की संख्या आपके पास बढ़ जाएगी और जो जवान है उनकी आबादी है नहीं, ताकि अगर जवान होते तो साथ में डिपेंडेंट पॉपुलेशन को टैकल करते, अपने इनकम के साथ में उसको एड्रेस कर सकते थे। लेकिन वो भी पॉपुलेशन नहीं है, जापान वाला भी कम हो रहा है, जवान जो यंग पॉपुलेशन है वो भी आबादी आपके पास कम हो रही। तो फ्यूचर जो लोग बूढ़े होंगे उनका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर ही आने वाला है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर देता है। इसको ठीक करने के लिए जो जापान के फॉर्मर पीएम थे शिंजो आबे जी, उन्होंने इम्फेसाइज किया था वुमेनॉमिक्स पे। वुमेनॉमिक्स के तहत में वो चाहते थे कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े, इवन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी उन्होंने टारगेट किया था कि 2020 तक हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाया था। तो इस टारगेट को रिवाइज कर दिया गया, बोला 2030 तक हम लोग टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल पाया। यहाँ से भारत के लिए क्या सीखने वाली बात है कि अगर हम लोगों को जेंडर इनइक्वालिटी एड्रेस करना है तो सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ ऑफ वुमेन इस पे फोकस करने से पूरा चीज़ नहीं सुधरेगा, जो कि हमको जापान के एग्जाम्पल में दिख रहा है। हम लोग को उसके साथ साथ पूरे समाज की मानसिकता पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल है इसको आप जो GS1 का टॉपिक है सोशियोलॉजी, वहाँ पे आपका काम आ सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए। तो वहाँ पे एज ए एग्जाम्पल ये सारे डाटा हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे माइंडसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू हेल्थ एंड एजुकेशन। ये सारी फैसिलिटीज़ जापान में उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मानसिकता की प्रॉब्लम है। तो एक तो आप वहाँ GS1 का सोशियोलॉजी वाले टॉपिक में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट ये आपको हेल्प करेगा एसे में बिल्टअप करने में। एसे में मान लीजिए कि कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कि बोला जाए कि मनी इज़ दी ओनली थिंग जो कि आपको सब कुछ अटेंड करके दे सकता है। तो ऐसा कुछ अगर ऐसे आता है तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जापान पूरा मनी वाइज उसके पास सब कुछ है, सब सारा कुछ है, लेकिन वो हर किसी के हैप्पीनेस को भी इंश्योर कर रहा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसका सबसे बेहतर यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी वाला कंडीशन दिख जाता है। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल से आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं, उसके आगे धीरे धीरे आप बिल्टअप कर सकते हैं ऐसे को। तो इस आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने देखा, इसको कैसे यूज करना है ये भी हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला आर्टिकल है आपका द कंसर्न्स अराउंड आधार वोटर आईडी लिंकेज। अभी 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया कि जो वोटर आईडी है उसका आधार के साथ में लिंकेज किया जाए। कैंपेन जो शुरू किया उसमें मात्र 10 दिनों में, जो पहले 10 दिन थे उसी में 2.5 करोड़ आधार होल्डर्स ने वॉलंटरली अपना डिटेल सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि ये कैंपेन की तरह यहाँ पे लॉन्च किया गया, वॉलंटरली टाइप से यहाँ पे लॉन्च किया गया, लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे इसको इन्फोर्स कर रहे हैं उनका बहुत सारा वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो लोगों से ये कह के वोटर आईडी से आधार लिंक करा रहे हैं कि या तो आप लिंक करा लीजिए या फिर आपका वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी का वो ये है कि जो डुप्लीकेसी है उसको ख़त्म किया जाए। जैसे मान लीजिए एक ही आदमी माइग्रेंट वर्कर्स का एग्जाम्पल लें, तो ये हो सकता है कि उसका वोटर आईडी घर पे भी है, यहाँ पे भी है, जिस लोकेशन पे उसका वर्किंग लोकेशन है वहाँ पे भी उन्होंने वोटर आईडी बनवाई। तो इस डुप्लीकेसी को टैकल करने के लिए, इसको वीड आउट करने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। साथ में जो इलेक्टोरल रोल है हमारा वोटर आईडी का पूरा लिस्ट, उसमें भी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। तो ये लिंकेज करवाना क्या ये मैंडेटरी है? तो जो आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और उसमें अभी चेंज लाया गया था 2021 में, उसमें क्लियर कट बोला गया था कि ये ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। द सिटीजन में गो फॉर इट, में वर्ड यूज किया गया है। इसी के रिगार्डिंग रूल बनाया गया 26B, उसमें भी यही बात बोला गया है कि ये ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। लेकिन जो फॉर्म आपको भर के देना है इस फॉर्म नए रूल 26B के अकॉर्डिंग फॉर्म 6B आपको भर के देना है। तो
तो ये जो फॉर्म 6B भरना है, इसमें ये चीज़ बोला गया है कि जो वोटर है इस वेरिफिकेशन के लिए और भी दूसरे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन तभी जब उनके पास आधार नंबर ना हो। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि उसको मैंडेटरी दिखाने की कोशिश इस फॉर्म में की गई। अब ये एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है और आधार पे ही एम्फेसाइज करने का कारण क्या है कि आधार के साथ ही लिंकेज उसको करें? तो पहला कारण इसका यह है कि 2021 के एंड तक 99.7% ऑफ एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड था अपना। तो इसका जितने भी आईडी कार्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रीच अगर देखा जाए तो वो आधार कार्ड का ही है। इसके अलावा बाकी और भी कोई अगर आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे अगर यूज हो रहा है तो उसका लिमिटेड यूसेज है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वही होगा जिसके पास व्हीकल होगी, जो खुद ड्राइव करता हो। पैन कार्ड है जो ITR फाइल करता हो, तो ये थोड़ा सा लिमिटेड उसका रीच है। ये हर किसी के लिए था, तो इसका रीच सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे ये है कि आधार ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन साथ में उपलब्ध करा देगा, जो कि आपके वेरिफिकेशन को और भी ज़्यादा रिलायबल बनाएगा, फास्ट बनाएगा और उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। तो इस बेसिस पे आधार को इसमें प्रमोट किया गया है फॉर लिंकिंग विथ वोटर आईडी। लेकिन इसके पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट का जजमेंट दिया है उसमें बोला है कि इस तरीके का कोई भी अगर हम लोग लिंकेज या कोई भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है तो उसमें आपको दो चीज़ चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ज़रूरी है, इज इट नेसेसरी, और इज इट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस कि आप जो काम कर रहे हैं उससे जो आपको आउटकम मिलेगा और ये काम करने में जो आप ये कर रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं, क्या उसके प्रोपोर्शन में है। ऐसा तो नहीं कि आप काम बहुत बड़ा सा कर रहे हैं उससे फ़ायदा बहुत ही छोटा सा मिले, या फिर आप काम बहुत बड़ा कर रहे हैं कुछ छोटा अचीव भी हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ और उसका निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो जा रहा है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी इस तरीके से चेक होना इसका ज़रूरी है इस स्टेप का। आगे आते हैं कि इसमें कुछ कुछ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी है। आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं अगर तो उसमें कुछ कुछ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी है। जैसे आधार को जो है सिर्फ एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के तौर पे माना गया है, ना कि सिटीजनशिप का कोई इसको प्रूफ माना गया है। तो ये डुप्लीकेसी वाली जो बात है उसको तो चेक कर लेगा, लेकिन वो सिटीजन है कि नहीं है इस चीज़ को चेक कर पाने में सक्षम ये नहीं होगा। जैसे बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो उनके पास भी ऐसा देखा गया है कि वो लोग भी अपना आधार वोटर आईडी सब बना के रखें। तो उसमें तो जो ऑलरेडी ये चीज़ सिचुएशन चल रहा है कि हमारे पास नॉन सिटीजन्स घुस के वोटर आईडी और आधार बनवा ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो और उसको बल मिलेगा इससे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो UIDAI है आधार के लिए जो अथॉरिटी है अपना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2018 में ही इन्होंने बोला था कि जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इसमें 12% का एरर रेट है। तो ये 12% का जो एरर रेट है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो सकता है, सिचुएशन थोड़ा सा केओटिक हो सकता है इसकी वजह से। एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि इसी तरीके का एक्सरसाइज 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक्सरसाइज जब चल रहा था उसमें सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि करीब 30 लाख वोटर्स थे जिनको कि वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता था। इस एक्सरसाइज की वजह से उनकी फ्रेंचाइजी वोट देने की छीनी जा सकती थी। ऐसा होता इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को स्टॉल कर दिया, रोक दिया। तो ये बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनका वोटिंग का राइट पे इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फियर ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, आप चाहते हैं अपने जो पर्सनल डिटेल है, बायोमेट्रिक डिटेल है, वो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उसका एक तरीके से वायलेशन संभावित है। और
इसको सर्विलेंस मीजर बाय द स्टेट ये भी बोला जा रहा है कि स्टेट सर्विलेंस का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसके थ्रू यूज किया जा सकता है इसको। फिर डाटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे कंट्री में नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम लोग लॉ उसको लेके आने वाले थे। जस्टिस BN कृष्णा कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे लॉ आया भी, मतलब बिल के फॉर्मेट में था, पार्लियामेंट के द्वारा डिस्कस भी किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, फिर अभी गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस ले लिया। तो अगर कोई डाटा हम लोगों से लिया जा रहा है तो उसको किस मैनर में यूज किया जाएगा, उसका कब तक स्टोर किया जाएगा उस डाटा को, तो ये सारी जानकारी, इस सब का बेसिस एक लॉ होता तो ये थोड़ा सा बेहतर रेगुलेशन हो पाता। तो इसका भी अभाव है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपको, ये ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी के तौर पे सामने आ रही। इस मैटर को भी करंट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है, वहाँ पे अभी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। ये जो डाटा लिया गया है ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, और ये आंकड़ा देने वाली जो अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने आंकड़ा दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, जिसमें कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन जो है उसका क्या इम्पैक्ट हम लोग पे पड़ता है, उसी चीज़ के बारे में कितना का प्रभाव है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस जो डाटा रिलीज किया गया है इसमें 1505 ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंसीडर किया गया है, और इसका बेसिस ये दिया गया है कि इसका जो वैल्यू था वो 150 करोड़ से ज़्यादा या उसके बराबर था। इसमें से पाया ये गया है कि 386 प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन हुआ है 1505 में से। तो लगभग अगर देखें तो आपका 25% के आसपास ये आपको प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि कॉस्ट ओवररन का सिचुएशन बन रहा है। 25 to 30% के आसपास आना चाहिए। तो इसको मैं परसेंटेज में इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप इसको परसेंटेज वाइज याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आगे आंसर में प्रेजेंट करने में ईजी होगा। तो कितने प्रोजेक्ट्स में आपका, क्योंकि नंबर आप एग्जैक्ट याद नहीं रख पाएंगे, तो परसेंटेज नियर फिगर वो याद रखेंगे, और साथ में आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये कोट करते हुए कि इतना % जो है प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन हुआ था, जिसका कि टोटल जो कॉस्ट था 4.7 लाख करोड़ ये हमारा कॉस्ट ओवररन था। अगर इसको और आप बेहतर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये दिखाइए कि हमारा जो फूड और फ्यूल का सब्सिडी है वो अमाउंट कितना छोटा है इसके सामने, वो 2-2.5 लाख करोड़ में निपट जाता है, उससे ज़्यादा वो फिगर नहीं आता है। अगर तीनों को भी मिला लेंगे, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र, तो इसमें भी आपका 3-3.25 लाख करोड़ के आसपास का हमारा सब्सिडी अमाउंट आता है। ये उससे भी बड़ा है 4.7 लाख करोड़। तो ये अगर कॉस्ट ओवररन को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया होता तो हम लोग जो सब्सिडी में पैसा खर्च करते हैं वो पैसा, उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम यहाँ पे बचा लेते। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर जो अगर टाइम ओवररन की बात की जाए, टाइम ओवररन मतलब जितना टाइम उसको एलोकेट किया गया था कि आप कितने समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसमें 661 प्रोजेक्ट्स ये उनमें टाइम ओवररन है। तो ये करीब 40% के आसपास का आंकड़ा है। इसको परसेंटेज में आप देख लेंगे, परसेंटेज वाइज इस आंकड़े को ध्यान में रखना है पक्के से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसके लिए अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन जो इन जनरल अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो डिले हो रहे हैं वही सारा रीजन यहाँ पे भी है। जैसे जो पहला रीजन दिया गया, लैंड एक्विजिशन में डिले हो जाता है, जो इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसको मिलने में देरी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड लिंकेजेज इसकी कमी है जिसकी वजह से पूरा जो है वहाँ तक जो रॉ मटेरियल और वहाँ से वो जो चीज़ें बनाने के लिए है वो पहुँच नहीं पाता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कहीं पे कुछ भी हो जाता है, स्ट्राइक हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन गया, उसकी वजह से डिले हो गया। फिर डिले इन टाई अप
फॉर प्रोजेक्ट फिनांसिंग, जो आपको फंडिंग मिलना है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें आपका टाई अप करने में ज़्यादा समय लग गया। फिर डिटेल्ड इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज होने में समय लग जाता है। बीच में अगर स्कोप चेंज होता है, टेंडरिंग प्रोसेस उसमें बदलाव आता है, ऑर्डरिंग में चेंज होता है, या फिर इक्विपमेंट सप्लाई में कुछ अगर परिवर्तन आता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यह टाइम या कॉस्ट ओवररन झेलना पड़ता है। तो ये सारा फैक्टर जो है 5-6 आप ये ध्यान में रखेंगे, और इसका आंकड़ा ध्यान में रखेंगे कितना % में कॉस्ट ओवररन हुआ है, कितना अमाउंट है 4.7 लाख करोड़, और क्या उसका कॉस्ट पड़ता है, मतलब क्या उस पर बर्डन आ रहा है, उससे के बदले क्या किया जा सकता था। तो यही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। तो ये जो है द हिंदू में आया था, इसके टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में। इसमें जो ध्यान देने वाली बात 2-3 बातें हैं, वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और पूरा आर्टिकल में थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत ज़्यादा इसको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका GS3 UPSC का, उसके अंदर में सिलेबस में आता है। उसमें क्या है, साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट ऑफ सिलेबस है हमारा। तो उसके तहत में ये बताया गया है कि जो साइबर थ्रेट है वो स्टेट लेवल के अलावा जो इंडिविजुअल लेवल है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो कैरी करने वाली बात है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसका पेनिट्रेशन बढ़ गया है। जो पहला पैराग्राफ है उसमें यही चीज़ बोला गया है कि लगभग जो है, जो सर्वे किया गया उसमें 31% ने बताया कि वो जो है उनके पास मोबाइल ऐप है बैंकिंग के लिए, और आधा जो 50% लोग बोले कि वो डिजिटली मनी अपना पैसा भेजते या रिसीव कर रहे हैं, और 14% लोगों ने बोला कि अपना मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं फॉर बैंकिंग रिलेटेड पर्पसेस। तो इससे दिखता है कि बहुत ही बड़े क्वांटम में मोबाइल बैंकिंग और जो डिजिटल पेमेंट है उसका स्कोप बढ़ रहा है। इसी के रिगार्डिंग में जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म है कैस्पेरस्की, उन्होंने वार्न किया है कि अभी निकट भविष्य में जो साइबर अटैक वाले जो सिचुएशन हैं ऑन एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस, ये चीज़ का सिचुएशन, ये चीज़ का अभी जो प्रॉब्लम है एशिया पैसिफिक एरिया में, रीजन में, ये ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1-2 जो मालवेयर हैं उनका नाम भी दिया है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वही 1-2 नाम है, उसको ध्यान में रखना है। कि एक नाम इन्होंने बताया है कि ANUBIS, ANUBIS, ये एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है। ये 2017 से एंड्रॉयड फ़ोन को इम्पैक्ट कर रहा है। इसी से मिलता जुलता एक है रोमिंग मैंटिस, ये दूसरा मालवेयर है जो कि मोबाइल बैंकिंग यूजर्स के डाटा को इम्पैक्ट कर सकता है। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि बहुत सारे ऐसे मालिशियस ऐप हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उसकी रेटिंग वेटिंग सब कुछ अच्छी है। तो इससे क्या होता है कि जो यूज़र है वो उसको इंस्टॉल करने के पीछे चला जाता है। इंस्टॉल जैसे ही करता है तो ये स्मिशिंग यूज करता है। स्मिशिंग में होता है कि SMS प्लस फिशिंग। ये आपको एक SMS भेजेगा, SMS में कुछ लिंक होगा, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने के बाद आपको महसूस होगा, आपको ये होगा कि आपका फ़ोन का डाटा जो है वो कहीं भी फिशिंग के थ्रू दूसरे के पास उसका डाटा पहुंच रहा है। तो आप मोबाइल बैंकिंग या कुछ भी ID पासवर्ड वहाँ पे अगर आप डालते हैं तो उस मोबाइल बैंकिंग का डाटा वो फिशिंग के थ्रू, फिशिंग होता है कि आपका छिप के कोई आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज़ को नोट कर ले रहा है। तो ये जो चीज़ें जो आदमी नोट कर ले रहा है इस चीज़ को, तो उससे आपका जो मोबाइल यूजर में आप डाटा जो डाल रहे हैं, जो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को पूरे उस तरीके से कोई मॉनिटर कर रहा है और आपके साथ इकोनॉमिक फ्रॉड इसकी वजह से हो सकता है। तो अभी तक ये चीज़ जो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन में हो रहा था, लेकिन अब जो है जो iOS हैं, एप्पल वाला जो फ़ोन है, उसमें भी ये चीज़
अभी साइबर क्रिमिनल्स इसमें घुस चुके हैं, तो वो भी माना जाता है अभी तक कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फ़ोन है। लेकिन उसमें भी जो एप्पल का अपना ऐप स्टोर है, उस ऐप स्टोर में भी ये लोग धीरे धीरे घुस रहे हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, जो फेक इस तरीके का मैलिशियस ऐप है बना के उसमें जा रहे हैं। तो कोई भी आप अगर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके पहले उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में जानें। कोई भी आप बेफालतू का ऐप अपने मोबाइल में ना रखें। दूसरा ये चीज़ कि एसएमएस या कुछ भी अगर व्हाट्सएप कहीं से आता है तो उसमें कोई भी लिंक है तो उसको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो अननोन है। अदरवाइज़ आपका जो मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, दोज आर लाइबल टू बी वेरी रिस्की फॉर यू इन द फ्यूचर। तो इस वाले आर्टिकल में यही मेन लेसन है। दो तीन जो नाम मैंने बताया, एन्यूबिस और रोमिंग मालवेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि कैसे कॉमन लेवल पे साइबर थ्रेट काम कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। और इसके अलावा और कुछ नहीं है, बेसिक इंडिविजुअल जानकारी के लिए ही आर्टिकल था। तो इसी लेसन के साथ हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीपीटी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।